के साथ याद रखना है। तो नाउ V is resolved into two component, resolve into two component। अब हम क्या करेंगे, हम V को दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे। फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा V cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास रहेगा V sin थीटा। तो हमने क्या किया, V cos थीटा और V sin थीटा हमने दो कंपोनेंट के अंदर इसको तोड़ा, ठीक है ना। और B क्या रहेगा, B इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, हमने बोला एक्सटर्नल, जो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमने पास रखा हुआ हमारे पास B है, उसकी स्ट्रेंथ जो रहेगी ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, हम लोग इसको एक तरीके से बोल सकते हैं, याद रखना हो जाएगा हमारे पास B। ये तो मैं लैंग्वेज में लिखना था। अब हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, ये चीजें तो अपना अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैंने वैसे बता दिया कि क्या लिखना, कोई जरूरी नहीं आप इस चीज को सेम लिखो, आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे, Q is equal to charge, V is the velocity with which the charge is moving, B is the magnetic field induction, theta is the angle which makes V with the B। आप इस तरीके से लिख सकते थे आप लोग सिंपल लैंग्वेज में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट मेन मुद्दा क्या है, देखिएगा जो कंसेप्ट क्या है, जब ये चार्ज चलेंगे Q, वेलोसिटी होगी V, तो इनके चलने से करंट बनेगा और करंट बनेगा तो यह एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा, एक धक्का लगाएगा। तो ये कहता है वो जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स सबसे पहले डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो डिपेंड करेगा Q के ऊपर। कैसे, मान लिया यहाँ चार्ज कम चलेंगे, चार्जेस कम होंगे, नंबर कम होगा। अगर चार्जेस कम चलेंगे तो करंट कम बनेगा और करंट की अमाउंट कम होगी तो मैग्नेट छोटा बनेगा, चुंबक छोटा बनेगा। जैसे 220 वोल्ट के साथ हमारे पास जो करंट कम बनता है तो इसके साथ मैग्नेट भी हमारे पास छोटा बनता है, हमें फील भी नहीं होता। लेकिन अगर हम 11,000 वोल्टेज की बात करें तो उसके साथ करंट हमारे पास ज़्यादा बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा बनेगा, वो बंदे को खींच भी सकता है अपनी तरफ। तो यहाँ याद रखना है, अगर चार्ज कम होगे तो यहाँ करंट कम बनेगा, या करंट कम बनेगा तो मैग्नेट छोटा बनेगा, और मैग्नेट छोटा बनेगा तो इस मैग्नेट पे फोर्स कम लगाएगा, बल कम लगाएगा। अगर Q ज्यादा हो जाए, अगर चार्ज ज्यादा मूव करेंगे, अगर Q ज्यादा मूव करेंगे, चार्ज ज्यादा मूव करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की अमाउंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, इस मैग्नेट के ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। तभी मैंने यहाँ से क्या लिखा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि Q अगर चार्ज कम रहेंगे तो F कम रहेगा, चार्ज ज्यादा रहेंगे तो हमारे पास F क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है V। वैसे तो स्टूडेंट इसको साइन थीटा की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं यह समझाने के लिए देसी बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। साइन की फॉर्म में आगे बताऊंगा, लेकिन एक देसी भाषा में बता रहा हूँ कैसे याद रखना, ऐसा होगा नहीं। सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बिजली बोर्ड से आपके घर करंट चला, बिजली बोर्ड से, इलेक्ट्रिकल स्टेशन से आपके घर चार्ज अगर 10 साल में पहुंचते हैं तो आपके घर करंट भी 10 साल में आएगा, और आपके घर अगर चार्ज पहुंचते हैं 5 साल में तो करंट 5 साल में पहुंचेगा, और आपके घर अगर चार्ज पहुंच जाएंगे 2 मिनट में तो आपके घर करंट भी जल्दी पहुंचेगा। समझाने के लिए मैंने बताया, इसलिए कहता है वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स का कंपोनेंट ज्यादा होगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट कम होगा तो फोर्स का कंपोनेंट कम होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही मैग्नेट बड़ा होगा, और ये मैग्नेट जितना ज्यादा बड़ा होगा इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। ये मैग्नेट जितना छोटा होगा इस मैग्नेट के ऊपर कम फोर्स लगाएगा, मिनिमम लगाएगा। तो दूसरा मैंने ये लिखा, इसको साइन की फॉर्म में मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। तीसरी बात आती है बी। बी मीन्स ये वाला मैग्नेट, अगर इस मैग्नेट को आप छोटा कर देंगे तो इधर जो मैग्नेट बढ़ेगा उसके ऊपर ये फोर्स कम लगाएगा। अगर इस मैग्नेट को मैं बहुत बड़ा कर दूं, ये मैग्नेट लार्जर हो, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो, अब ये मैग्नेट इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। हमें तो दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, चाहे ये लगाए चाहे ये लगाए। तो तीसरी बात हमने क्या बोली, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, जो मैग्नेट रखी है ना पास में, ये वाला मैग्नेट जितना ज्यादा बड़ा होगा तब भी इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इनके बीच में फोर्स ज्यादा लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है मैग्नेटिक फोर्स के लिए, एक तो Q, एक वेलोसिटी विद साइन कंपोनेंट, और तीसरा रहेगा हमने जो पास में रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो भी मायने रखेगा। अब स्टूडेंट इसको मैं कैसे लिख दूंगा, इसको मैंने लिखा QVB साइन ऑफ थीटा,
रहेगा, प्रोपोर्शनल को मैं क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, या प्रोपोर्शनल की वैल्यू मैं के दिखाऊंगा, ठीक है, के इज इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से मैं इसको लिखूंगा एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये आपको याद रखना है, ध्यान रहेगा ना स्टूडेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बना ना, अब इसी को आगे डिफाइन करूंगा, इसकी यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला वगैरह वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिख दिया, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट हम अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्यू वी क्रॉस बी, आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हटाएंगे तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये जनरेट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट बात यहाँ से आती है हमारे पास दो, एक एंगल 0 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री। आप जानते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इलेक्ट्रिक एक्स पे है तो मैग्नेटिक वाई पे मिलेगा या जेड पे मिलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो याद रखिएगा अगर मैं थीटा 0 रखता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0। आप जानते हैं साइन 0 0 तो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा 0। लेकिन अगर मैं हमारे पास 90 रखता हूँ, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 क्या होता है हमारे पास बताइएगा, साइन 90 मैक्सिमम होता है, तो क्यू वी बी बराबर हो जाएगा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट देखिएगा 90 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, ठीक है, और 0 डिग्री के ऊपर मिनिमम आ रहा है। और आप जानते भी हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के अंदर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। मान ले अगर हम यहाँ कोस रख दें, मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग मैं यहाँ कोस रख दूं तो गड़बड़ क्या होगी, देखिएगा 0 डिग्री का एंगल तब होता है जब दो मैग्नेट, ये सेम पोल वाले मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर रख दें, अब एंगल बनेगा 0 डिग्री, जब सेम तरीके से रख दें। लेकिन हमने कहा मैग्नेट की पूरी स्टडी रिपल्सन पे होती है, दूर भगाने के ऊपर होती है मैग्नेट की पूरी स्टडी। क्या ऐसा पॉसिबल है एंगल 0 डिग्री हो और इनके बीच में मैक्सिमम रिपल्सन हो? नहीं पॉसिबल है। अगर कोस एंगल लगा देते तो ऐसा होता, लेकिन प्रैक्टिकली तो बैलेंस नहीं हो पाता, इसलिए कभी भी हम लोग कोस नहीं लिखते, क्योंकि साइन 0 0 होता है। दो चुंबक को, दो मैग्नेट को एक दूसरे के ऊपर कब रख सकते हैं, सेम 0 का एंगल कब बनेगा, अगर वो एक दूसरे को रिपेल ना करें। तो यहाँ 0 डिग्री के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है वो हमारे पास क्या है, 0 है, तभी हम रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ 90 डिग्री हो जाए, 90 पे मैक्सिमम रिपल्सन है, अगर ये दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएंगे ये, तो इनमें एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे को दूर भगा देंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या रहेगी, 90 डिग्री। तो तभी हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ साइन लिखा है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अगर कोस लिख देते तो गड़बड़ हो जाती, फिर तो ये क्या करता, 90 पे तो 0 हो जाता और 0 पे मैक्सिमम हो जाता, हमारा कंसेप्ट फेल हो जाता। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, साइन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, मैं यहाँ से बी निकाल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से बी निकालता हूँ तो यहाँ से ये दोनों नीचे चले जाएंगे, एफ बाई क्यू वी साइन थीटा, ये हो जाएगा बी निकाला। हमारे पास मान लिया चार्ज 1 हो जाए, वेलोसिटी 1 हो जाए और साइन थीटा भी 1 हो जाए। आप जानते हैं थीटा 1 कितने पे होता है, 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब हमारे पास B किसके बराबर हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाता है। अगर Q1 हो, V1 हो और एंगल 90 डिग्री हो, डेफिनेशन बन चुकी है हमारे पास। तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स if unit charge moves with unit velocity, making an angle 90 डिग्री with the B। ये हमारे पास डेफिनेशन बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की। जब किसी का चार्ज 1 हो जाए, वेलोसिटी 1 हो जाए, इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन शुड बी इक्वल टू हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स, याद रहेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से अब आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, बस मैं इसकी यूनिट और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। 2 यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, लास्ट बात रहेगी। स्टूडेंट अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, आप जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलम।
कूलम और वेलोसिटी की क्या रहेगी, मीटर पर सेकंड के अंदर। अब इसको तोड़ देंगे, आपको याद रखना है। इसी को अगर मैं सीजीएस में बनाना चाहूँगा, इसको मैं डायन, ये सेकंड हो जाएगा, कूलम का हो जाएगा स्टेट कूलम, और यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये बराबर किसके होते हैं मैंने यहाँ भी आपको नहीं बताया, उसके लिए मैं आपको कोई कंसेप्ट बताऊंगा, उसके लिए बताऊंगा ये चीज़ बराबर किसकी होगी, आपको याद रखना है। ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या किसी चार्ज को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। आज आपको एक कंसेप्ट पढ़ना था, अगले कंसेप्ट के अंदर हम और भी अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे। ये बराबर किसकी होगा, ठीक है ना, क्या टेस्ला होगा, क्या हमारे पास बोज होगा, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आज आपको इतना पढ़ना है। थैंक यू।